वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाज में अहम मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में जारी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की खलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। मुश्तरका मजहबी और सकाफती ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाक सऊदी क़यादत ने खत्ते में जारी इसराइली जाहिरियत पर भी तशवीश का इजहार किया। दोस्त मुल्कों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी से मुतालिक रियाज में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। बाहमी इत्तफ़ाक़ से तालीम, सेहत और मसनूई ज़हानत के मुस्तक़बिल को नई राह दे सकते हैं। सऊदी अरब और आलमी शराकत दारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। Forward to forging useful partnerships along with the Kingdom of Saudi Arabia and like-minded global partners. Pakistan envisions artificial intelligence as a force for good and free from biases. It's a call to our friends across the world because together we are stronger. We can shape a future in artificial intelligence, education and health. और तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया कि क्या सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में मुलव्वस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी का मुतालबा किया गया है। मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा कि इस मामले पर महकमा इंसाफ से रुजू करें। अमरीका ने भारतीय हुकूमत से बात की है और मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि अमरीका हकीकी मानों में एहतसाब होते देखना चाहता है। A couple of weeks ago, Department of Justice indicted an Indian agent for a murder plot against a Sikh human rights lawyer in New York. You told us that U.S. wants to see meaningful accountability by the Modi government, but that agent still has not been arrested. So what are the next steps? Is U.S. seeking his extradition? So that's a matter I would refer you to the Justice Department on when it comes to a question of extradition. That, of course, is a legal matter. We always defer to DOJ to speak to extradition. But I will tell you that we have been in dialogue with the government of India about this matter. Of course, they sent a delegation here 2 weeks ago to directly brief U.S. government officials on the status of their investigation, and we briefed them on the status of our investigation, and we made clear in that meeting, but we will continue to make clear that it is important there be real accountability. Sir, after the killing of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in Canada by Indian agents, Canadian authorities expelled all Indian agents serving in the Indian High Commission. And there are some unconfirmed reports that same action took place here in Washington, D.C. Could you confirm or deny State Department expelled the Indian agents serving in High Commission here in D.C.? Or that we what I'm not familiar with this report that we expelled Indian diplomats? Yes, no. Indian agents who are serving here in I'm not aware of any such expulsion, no. कनाडा की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए किसी भी किस्म के मुलव्वस होने की तरदीद की है। अमरीकी अखबार ने कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन के हवाले से खबर दी थी कि अमित शाह कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए तशद्दुद और धमकियों की मुहिम के पीछे हैं। कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने पार्लिमानी पैनल को बताया कि उन्होंने अमरीकी अखबार को तस्दीक की थी कि इस साजिश के पीछे अमित शाह का हाथ था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी बरादरी के दरमियान इत्तेहाद और ताउन पर मबनी सोच की अहमियत पर जोर दिया।
मुल्की सियासत में फिर डील की गूंज। पीटीआई ने बुशरा बीबी की जमानत के बाद बानी की रिहाई की उम्मीदें बांध ली हैं। लतीफ खोसा ने दावा कर दिया अगले माह बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई मामूल की कार्रवाई नहीं, बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। 26वीं तरमीम के असली ड्राफ्ट में 56 शिकें थीं जिनको हम 22 पर ले आए। मौलाना फजल रहमान की डीआई खान में गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने 11 वोट खरीद कर अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिए थे। जेयूआई वोट ना करती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। हमने पीटीआई को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। उन्होंने इस बात की तारीफ भी की। इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना। जो असेंबली के अंदर हुकूमत बनाई गई और उसके लिए जो मैनेजमेंट की गई वो तो 26वीं तरमीम में नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को हर कीमत पर इलेक्शन से ताल्लुक होना पड़ेगा। 56 क्लासेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं। से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। पीटीआई ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से। लेकिन ये भी नहीं कि हमारे ऊपर तनकीद की, हमारी तारीफ की कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सबरा एहसन भून ने कहा कि किसी भी आईनी तरमीम और कानून बनाने का हक पार्लियामान को है। इदारे में किसी दूसरे इदारे की दखल अंदाजी कबूल नहीं। ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है और पार्लियामेंट के इस्तेकाम पे बिलीव करता है। पूरी तरह इस चीज को इंडोर्स करता है कि किसी भी आईनी तरमीम कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को है। कोई शख्स पार्लियामान के इदारे से बड़ा नहीं। तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। उन सारे लोगों ने हमें वोट दिया है। वेलकम बैक। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज खुसूसी इजलास बुला लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल हम सब के लिए चैलेंज है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तमाम अरकान अवामी मसले पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर का मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। दूसरी जानिब शहर में स्मोक के बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्मोक खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को मुतासर करी। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर का मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, जबकि रात के भी जो है वो ठंड महसूस होने लगी है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी वाज़ा तौर पर कमी आ गई है। जबकि दूसरी जानब शहर लाहौर में स्मोक के डेरे हैं। स्मोक के बायस जो है वो शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और स्मोक का जो बायस बनने वाली गाड़ियाँ और कारखाने जो धुआं छोड़ते हैं और जो किसान फसलों की बाकियात जलाते हैं, ये असबाब जो हैं वो स्मोक के हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातर कार्रवाइयाँ नहीं नज़र आ रही, जबकि स्मोक के बायस छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गुलबर्ग, डिफेंस और शिमला पहाड़ी के इतराफ़ में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। ताहम जो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर आज भी सैर फहरिस्त है। जी, कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। शहर में समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त जो हवा चल रही है वो 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 91% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर के वस्त से कराची का जो मौसम है वो तब्दील होना शुरू होगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। और सुबह का वक्त है, इस वक्त भी शहर में हवाएं चल रही हैं। समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन आज दिन में जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। रावलपिंडी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया ने मरी एक्सप्रेस वे के दोनों जानिब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انتظامیہ نے مری ایکسپریس وے کے دونوں جانب تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. بابر مزید اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا گیا ہے. مری ایکسپریس وے پر جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ کی وجوہات غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات تھیں، جس کے خلاف جو ہے نہ صرف ایکسپریس وے بلکہ مری کے گلیات اور دیگر علاقوں میں بھی آپریشن کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر مری اور ڈی پی او مری سمیت مری کی انتظامیہ کی بڑی تعداد جو ہے اس آپریشن میں شریک ہے. فی الحال ابتدائی طور پر یہاں ایکسپریس وے پہ جو ہے کچھ عمارتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بلند و بالا تعمیر کی گئی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس آپریشن کے دوران اس آپریشن کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ اس آپریشن میں اگر ایک بلڈنگ کو مسمار کیا جاتا ہے غیر قانونی ہے تو اس کے ساتھ دوسری بلڈنگ یا کچھ فاصلے پر قائم بلڈنگ کو کیوں چھوڑا جایا ہے، جس پر کہا گیا ہے کہ بلا تفریق آپریشن جو ہے وہ مری میں کیا جائے گا. غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے 180 فٹ تک مری ایکسپریس وے پر تعمیرات کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پشاور کے حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے کارخانے میں آگ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ڈی سی پشاور سرمد سلیم کہتے ہیں کمیٹی میں ازمک انڈسٹریز اور حکومتی نمائندوں پر مشتمل ہے جو اصل حقائق سامنے لائے گی. مزید بتا رہے ہمارے نمائندے نواب شیر. بتائیے گا. جی بالکل، پشاور کے حیات آباد کے علاقے میں جو کارخانے میں جو آگ لگی تھی ان کو مکمل طور پر قابو پا لیا ہے اور اب کولنگ کا عمل جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈی سی پشاور موجود ہے، ان سے بات کرتے کیا وجوہات سامنے آئی ہیں، کس وجوہات کی وجہ سے لگی تھی اور اب تک کتنی مالیت کا نقصان ہوا؟ وجوہات تو ابھی تک اس لیے نہیں پتہ لگی کیونکہ انکوائری کل آرڈر ہوئی ہے اور انکوائری ابھی رپورٹ آئے گی، پھر ہم آپ کو ایگزیکٹ بتا سکیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے. ابھی تو صرف ابہام ہے اور لوگوں کی اپنی اسیسمنٹس ہیں، ہماری ٹیمز کی بھی اپنی اسیسمنٹس ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ شیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا. شکر یہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہے یہاں پہ. اونر کا بڑا نقصان ہوا ہے، وہ وی ایگری. مشینری 2 مشینریز رپورٹڈلی ابھی تک بچ چکی ہیں جو ان کی مشینز تھی، باقی اس کے علاوہ تقریباً سارا جل چکا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی پشاور کا یہی کہنا ہے کہ کمیٹی بن چکی ہے آگ کی انکوائری کے لیے اور بہت جلد جو ہے وہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. جی ویلکم بیک. معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، اینٹی اسمگلنگ کریک ڈاؤن، عوام کی سلامتی اور مستحکم معیشت کی خاطر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 20 سے 28 اکتوبر کے دوران ملک بھر سے 1105 سگریٹ کے سٹاکس اور 71 میٹرک ٹن آٹا برآمد ہوا ہے. ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن میں 293 کپڑے کے تھان، 0.131 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد ہوا ہے. 1 ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر سے 35,129 میٹرک ٹن چینی برآمد ہوئی ہے. اور زراعت کی ترقی پر مبنی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس 2024 افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد کی گئی ہے. سندھ کی صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ شاہینہ شیر علی نے کانفرنس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے. شوکت خانم اسپتال کی جانب سے چھاتی کے کینسر سے آگہی کے لیے کراچی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا عنوان خود پر دھیان دو رکھا گیا تھا. تقریب میں بطور مہمان خصوصی سابق خاتون اول سمینہ الوی نے شرکت کی. روحا فاطمہ کی رپورٹ. دنیا بھر میں اموات کی ایک بڑی وجہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے. ڈاکٹرز کے مطابق ہر 9 میں سے 1 خاتون چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے. کراچی کے مقامی ہوٹل میں چھاتی کے کینسر کی آگاہی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی سمینہ الوی کا کہنا تھا کہ چھاتی کے کینسر کی آگاہی بے حد ضروری ہے. پاکستان میں اس کینسر کی شرح میں سب سے زیادہ خواتین پائی جاتی ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جو ہماری بہنوں میں بہت عام ہے اور بہت زیادہ ہے. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ساری دنیا میں اگر جلدی ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کی ریکوری ہے
और तकलीफ से भी बच जाती हैं। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया हुसैन का कहना था कि अब भी पाकिस्तान में ख़वातीन इस कैंसर के बारे में बात कर नहीं पाती, इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जो है वो शायद थोड़ी बहुत कमी है अवेयरनेस में। इसकी जो अवेयरनेस के जो कैंपेन्स हैं और अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तकरीब में शौकत खानम अस्पताल की डॉक्टर्स ने शुरका को छाती के कैंसर की तशखीस और उसके इलाज के हवाले से आगाही फराहम की। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। ARY डिजिटल के ड्रामे कभी मैं कभी तुम ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस साल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया। YouTube पर 1 अरब से ज़ायद व्यूज़ हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पड़ोसी मुल्क और दुनिया भर में शायकीन मुसीना की कहानी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।